मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 1 का। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले जाकर पार्ट 1 देख ले, उसके बाद ये पार्ट 2 देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पार्ट 1 बनाए थे उसमें हम लोग देखे थे हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के बारे में, रहन सहन, खान पान और उनके औजार के प्रयोग के बारे में। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। ये हम लोग 2 तक चले गए थे। ये 3 में देखेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। फिर इसी तरह क्रमबद्ध हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। मैं पूरा अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी सरल तरीका से हो मैं आपको समझाऊँ। देखेंगे, आइए हम देखते हैं पहले मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो जो सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल के नाम में जाना जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध शहर के रूप में जागृत हुआ। देखेंगे वहाँ जो बस्तियाँ थी, मेरे प्यारे बच्चों, हम एक फोटो के माध्यम से आपको बताते हैं, चित्र के माध्यम से, जो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये जो बस्तियाँ थी ये छोटे छोटे भागों में, जैसे यहाँ 2 भागों में हम बनाते हैं इस बस्तियों को, और आकार के रूप में हम खींचते हैं, तो ये 2 बस्तियाँ हो गई। आपको नजर आ रही होगी कि एक छोटी है और दूसरी बड़ी है। इस छोटी बस्ती को दुर्ग के नाम से जानते थे, इसको हम लोग दुर्ग के नाम से जानते थे, तथा निचली जो थी इसे निचला शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हो गया हम लोग का निचला शहर। चूंकि ये पर जितने भी सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये शहरी सभ्यता थी, इसलिए ये बस्तियां 2 भागों में बटी हुई थी, एक ऊपर थी और एक नीचे थी। क्रमबद्ध जो ऊपर थी उसे हम लोग दुर्ग के नाम से जानते थे, लेकिन जो नीचे थी उसे हम लोग निचली शहर के नाम से जानते हैं। हम जानेंगे कि जो बस्तियां ऊपर में बसी हुई थी जिसे हम लोग दुर्ग के नाम से जानते थे, ये हम लोग को वेस्ट साइड में था, यानी कि पूरब दिशा में, और जो बस्तियां नीचे थी वो ईस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में होती थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगी कि इन दोनों बस्तियों के बीच में एक दीवार के रूप में खड़ा किया गया था, यानी कि दोनों को 2 भागों में बांटा गया था। वो कच्ची ईंट की दीवारें होती थी और काफी मजबूत होती थी। इस तरह हमसे ये पता चलता है हम लोगों को ये देखकर कि उस समय भी ये व्यवस्था, यानी कि अभी जैसे वर्ण की व्यवस्था होती है उसी तरह उस समय भी प्रचलित होगी, तभी जाकर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की तरह ये बटा हुआ था। आगे हम देखेंगे, आगे देखते हैं कि उस समय नालों की निर्माण में कैसी व्यवस्था रही होगी और उसका नियोजन किस प्रकार होता था। जैसे यहाँ देखेंगे पहला पॉइंट में लिखा हो गया नियोजित जल निकास की प्रणाली। नियोजित जल निकास की प्रणाली यानी कि उस समय भी जो शहर को बसाया गया था, उस समय नाले का जो निकासी का प्रणाली थी जल का, वो पूरा नियोजित करके यानी कि सुसंगठित करके प्लानिंग करके ये बसाया गया था और बनाया गया था। दूसरा है ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, यानी कि नाले का जो पानी है वो कहाँ जाके गिरे, किस ग्रिड तक पहुँचे और कहाँ से उसका सुनियोजित तरीके से क्रमबद्ध से कहाँ उसकी निबंधन यानी कि उपचार हो सके, इसके लिए ग्रिड पद्धति का उस समय भी उपयोग किया गया था। तीसरा है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो भी नाले बनाई जाती थी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बीच में यहाँ हौज होता था जिसमें कचरे जाके जमा हो जाते थे और उस कचरे की फिर सफाई की जाती थी समय दर समय, और इसके ऊपर ढक्कन के लिए ईंटों का ढका हुआ आवरण रख दिया जाता था जिससे कि गंदगी न फैले। हम आज के डेट में देखेंगे बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे तो इस तरह की ढांचे हमको देखने को मिलती है। क्योंकि ये सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। फिर उस समय भी आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि 5000 साल पहले भी इस तरह की व्यवस्थाएं थी। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जल प्रबंधन के रूप में अगर बड़े बड़े शहरों को देखा जाए तो ये इसका निकासी का कोई ढंग का तरीका अभी तक नहीं अपनाया गया है। ऐसे तैसे कचरा बिखरे हुए रहते हैं, नदी नाले जो है जाम से सड़कों पर निकल पड़ते हैं पानी वानी। आगे देखेंगे हम एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसा कि हमने बताया यहाँ। आगे देखेंगे घर कम से कम एक दीवार की गली से सटा होना चाहिए था। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय
अगर नाले की हम व्यवस्था करें तो ये जो नाले बने होते थे, इसके अगल बगल जो भी घर बनाए जाते थे वो कम से कम एक दीवार इस नाले से सटा हुआ होना चाहिए, ताकि जल की निकासी हो सके और जो भी कचरा, घर की कचरा हो, वो नाले में सप्लाई हो। और ये आगे जाके संपूर्ण पर काटती थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसके बारे में काफी विस्तृत तरीके से बताया था, इसलिए आप पहले पुरानी वीडियो को देख लें तो ज्यादा समझ में आएगी आपको। अच्छा बच्चों, अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट है गृह स्थापत्य। अगला है गृह स्थापत्य, यानी कि घरों, जो घर बनाते थे उस समय, उसकी क्या व्यवस्था थी, कैसे वो लोग बनाते थे, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखेंगे, पहला है हर घर का ईंटों का फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। यानी कि हम लोग जिस घर में जाए उस समय हर घर में स्नान घर होता था, जो आज के समय भी हम लोग को देखने को मिलता है। हर घर में अपना अपना स्नान घर लोग बनाते हैं। कई आवासों में कुएं थे। उस समय बहुत सारे आवास जो थे उसमें कुएं थे, और वो कुआं जो घर से जो दरवाजा था उसका अलग से दरवाजा दिया गया था, ताकि जो भी राहगीर आए तो वो पानी पी सके। मिलाइए, उस समय भी मानवता को लेकर कितना बड़ी सोच थी उन लोगों की। खैर, आज के समय तो आप जान ही रहे हैं। कुओं की कुल संख्या लगभग 700, ऐसे माना गया है कि लगभग कुएं की संख्या 700 रही होंगी। यानी जहां तक अभी हम लोग को खोज हुई है, लगभग कुओं की संख्या 700 मानी गई है अभी तक। नेक्स्ट देखेंगे दुर्ग। हमने पहले बता चुका कि दुर्ग किसे दो भागों में हम लोग बांट के बताए थे, याद होगा आपको। देखेंगे दुर्ग में माल गोदाम, ईंटों का निचला हिस्सा, यानी जो माल गोदाम था वो ईंटों का निचला हिस्सा जो इसका बना हुआ रहता था वो ईंट का होता था। जो भी माल गोदाम रही होंगी उस समय, जो निचला हिस्सा रहता था वो ईंट का बना हुआ रहता था। आगे देखेंगे हम लोग स्नानागार, यानी कि जहां स्नान करते थे वो लोग, तो आंगन में बना हुआ आयताकार जलाशय था। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो हम लोग क्या स्विमिंग पूल बोल सकते हैं उसको, अभी के जनरेशन में हम लोग। लेकिन उस समय भी आप देखिएगा तो यहाँ जैसा कि हमने पिक्चर बनाया, आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी नुमा होता था। सीढ़ी से उतरते थे, एक सीढ़ी नॉर्थ साइड में और एक साउथ में, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ी होती थी। और ये आंगन के ठीक बीचों बीच बना हुआ रहता था। और ये आयतकार, इसका जो स्वरूप था वो मेरे प्यारे बच्चों आयतकार था। नेक्स्ट देखेंगे 4.1 शवाधान, यानी कि शव जो मरने उपरांत, जो मरने के बाद क्या करते थे वो लोग शव के साथ, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मृतकों को गर्त में दफना दिया जाता था। जो भी उस समय मर जाते थे, जैसे अभी के समय में जलाना दफनाना ये सब व्यवस्था है, उस समय भी मृतकों को गर्त में दफना दिया जाता था, यानी कि गड्ढे खोदकर उसके अंदर दफन कर देना। कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले। जब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग खुदाई किए, जब कब्र हम लोग को दिखा, तो ये काफी हैरान कर देने वाली चीज हम लोग को देखने को मिला कि उस कब्र में मृदभांड तथा आभूषण मिले। यानी कि शव के साथ वो लोग मृदभांड और आभूषण को भी उस व्यक्ति के साथ दफना दिया जाता था। आज भी लोग बहुत लालची होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उनको लगता है कि मरने के बाद सब चीज आदमी लेकर साथ में ही जाएगा। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ मेरे हिसाब से देखने को मिल रहा है। यानी कि उस समय भी लोग इस तरह का कंसेप्ट रखे होंगे कि जो भी चीज मेरे साथ रहे उसको मेरे साथ ही दफन कर देना। हालांकि आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। जैसा व्यवहार होगा वैसा आपके स्वभाव के साथ साथ व्यवहार जैसे जैसे दूसरे के प्रति होगी, आपको इज्जत उसी अनुसार मिलती है। आगे देखेंगे हम लोग पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में आभूषण मिलने। जब महिला के कब्र में मिले, ये तो मान सकते हैं आज भी महिलाएं आभूषण की काफी क्या बोलते हैं इच्छा जाहिर करती हैं कि हमेशा जितना से ज्यादा आभूषण हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो पुरुष थे उनके भी कब्र में आभूषण मिले। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष में भी इच्छाएं होती थी आभूषण पहनने का, रखने का शौक जो था, मेरे प्यारे बच्चों आज से 5000 साल पहले भी ये व्यवस्था थी। सोचिए उन लोग की कैसी मानसिकता थी और किस प्रकार उन लोग
अपना विचार रखते होंगे। हालांकि काफ़ी विकसित सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, इसलिए ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, विलासिता की वस्तुएं, यानी कि लग्जरियस, जो लग्जरी जो गुड्स होते थे, वस्तुएं होती थी, उसमें क्या क्या आती थी। चूंकि ये शहर मतलब काफ़ी विकसित था, तो उसमें अगर लग्जरी चीज़ की हम बात न करें तो ये शायद इसके साथ अछूत हो जाएगा। मिट्टी तथा पत्थर, जो भी रोजमर्रा की वस्तुएं थे उसे या तो मिट्टी से या तो पत्थर से बनाए जाते थे। जो कि रोजमर्रा की वस्तुएं, यानी कि रोज दिनचर्या के रूप में जो प्रयोग हम लोग करते हैं उसको बोल सकते हैं रोजमर्रा की वस्तुएं। जैसे कि चकिया हो गया, सुई हो गया, झावा हो गया, ये रोजमर्रा की वस्तुएं थे जिनका उपयोग हम लोग दिन प्रतिदिन यानी डेली करते जाते थे, रोज करते थे। लेकिन इसके आगे हम देखेंगे एक वस्तु का नाम आता है फ्यांस करके, जो काफी कीमती वस्तु थी उस समय। फ्यांस, चूंकि इसको बनाने में काफी मेहनत लगता था, इसलिए इस फ्यांस को उस समय कीमत यानी कि इसका मूल्य यानी कि इसका क्या बोलते हैं, भाव काफी ऊंचा होता था उस समय। ये सबके बस की बात नहीं रहती थी फ्यांस को रखना, चूंकि ये निम्न वर्ग नहीं रख पाते थे, उच्च वर्ग के लोग ज्यादातर इसका उपयोग करते थे। एक छोटा सा पात्र होता था, कोई बड़ा वस्तु नहीं होती थी, छोटा सा पात्र होता था। उस पात्र को वो लोग पेय पदार्थ के रूप में, सुगंधित पदार्थ के रूप में रखने के तौर पर वो लोग करता था। जैसे कोई मेहमान नवाजी करना है तो उस पात्र में डाल के हम लोग देते थे। आज भी जाइएगा बड़े बड़े घरों में तो कुछ ऐसे पात्र को स्पेशल रखा जाता है कि कोई आए तो उसको स्वागत के लिए हम लोग निकालते हैं, अतिथि देव भव के रूप में हम उसे परोसते हैं। ये फ्यांस काफी कीमती होती थी। इसके बनाने की प्रक्रिया थी घिसे हुए रेत और बालू को, और उसमें कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं, द्रव पदार्थ को मिलाकर इसको बनाया जाता था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये काफी कॉस्टली यानी कि कीमती होता था उस समय। चूंकि बनाने में मेहनत लगता था तो वाकई में कीमती तो होगा ही। आज के समय में भी हम देखेंगे तो सोना काफी कीमती आभूषण के रूप में आया है। उस समय भी सोना था, ये दुर्लभ वस्तुएं के रूप में हम लोग देखते हैं सोना को। ये दुर्लभ थी, ना के बराबर थी, लेकिन थी जरूर। इस तरह से हम देखेंगे तो ये व्यवस्था जो थी काफी हद तक विकसित थी। हमने इस एनसीईआरटी बुक के चैप्टर जो 1 है, तो मेरे हिसाब से मैं हर पॉइंट बाय पॉइंट को आपको समझाते चल रहा हूँ। आपके सामने अगर बुक होगी तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे पॉइंट को कवर किया हुआ है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूट जाए हमसे। इसलिए मेरा कोशिश है कि मैं हर पॉइंट को लेकर चलूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो किताब को सामने रख कर पढ़ें। इससे आपकी समझ और ज़्यादा दुगुना हो जाएगी। चूँकि किताब सामने रहने के बाद आपकी समझ और बढ़ेगी। उस किताब में आप देखिएगा मेन क्या क्या टॉपिक है, और जो मैं यहाँ बोर्ड पे समझाऊंगा तो वो चीज़ें आपको और आसानी से क्लियर होती चली जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग किताब और कॉपी लेकर बैठा करें, ताकि ये जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो आपको काफ़ी आसानी में समझ में आ जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे शिल्प उत्पादन। उस समय जो शिल्प का उत्पादन था वो किस तरीके से होते थे। मनके, शंख की कटाई, उस समय जो मनके होते थे जो कीमती वस्तुएं होती थी, और शंख की कटाई उस समय हुआ करती थी, जिससे उत्पादन यानी वस्तु की एक आकार दी जाती थी। धातु कर्म, मोहर, बाट का निर्माण भी उस समय होता था। मोहर के बारे में हम पहले बता चुके आप लोगों को, उस समय भी मोहर का निर्माण होता था। कर्नेलियन जो था एक सुंदर लाल रंग की वस्तु होती थी जो काफ़ी कीमती होती थी। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे तो स्फटिक था, जस्पर था, तांबा था, कांसा था तथा सोना था। उस समय ये लोग जितना भी यहाँ धातु का हम नाम लिखे हुए हैं, ये इन धातु से भली प्रति परिचित थे। इन लोगों ने सोना से भी परिचित थे, कांसा से भी परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे। आगे देखेंगे लोथल से जो तैयार जो माल होते थे, तो लोथल में जो माल तैयार हो जाते थे, चूँकि लोथल ये बंदरगाह के लिए ज़्यादा फेमस है,
तो इस लोथल से तैयार माल को मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा तक, शहरों तक पहुंचाया जाता था। यानी कि लोथल से ट्रांसपोर्टिंग का काम होते थे। आगे देखेंगे माल प्राप्त करने के संबंधी नीतियाँ, क्या क्या नीतियाँ थी उस समय, माल हम लोग किस किस नीति पर प्राप्त करते थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मिट्टी, जो भी सामान बनाने की रही होगी तो मिट्टी की आवश्यकता पड़ती होगी कच्ची सामान बनाने के लिए। तो ये कच्ची यानी कि मिट्टी को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर से मिट्टी को ले लेते, जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गया, स्थानीय स्तर से लोग आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन पत्थर, लकड़ी तथा धातु ये आसानी से मौजूद नहीं थी, इसलिए ये जो चीज़ थे पत्थर, लकड़ी तथा धातु, ये बाहरी क्षेत्रों से मंगाया करते थे लोग। आगे देखेंगे कि ये सब ट्रांसपोर्टिंग के लिए अगर वो माल स्वयं जाते थे या मंगाते थे तो उसकी दो व्यवस्थाएं थी, एक तो जल मार्ग तथा दूसरा वो पैदल मार्ग थी। तो सड़क मार्ग में हम देखेंगे तो सड़क मार्ग के तौर पर ये लोग तटीय मार्ग का प्रयोग करते थे। चूँकि हम जानते थे ये सिंधु नदी थी तथा उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ रही होंगी, उपनदियाँ रही होंगी, इनके ये तटों से होकर के, अगर जल मार्ग का ये लोग ऑप्शन नहीं लेते थे तो इन लोग इस तटों से होकर ये अपना माल ले जाते थे और ले आते थे। आगे देखेंगे कि सुदूर क्षेत्रों से इनका संपर्क कैसे होता था। चूँकि माल बन गया तो ये आवश्यक नहीं कि यहीं पे बिक जाए या फिर टोटल जो कच्ची वस्तु है यहीं पे मिल जाए, इसलिए इनका जो व्यवस्था था ये दूसरों देशों के प्रति कैसा था हम लोग देखेंगे इस पे। जैसे देखेंगे तांबा हो गया, तांबा हो गया, ये लोग ओमान से मंगाते थे तांबा, चूँकि ये अरब प्रायद्वीप में अरबी देश है तो इसलिए ये ओमान जो था वहाँ से लोग तांबा मंगाते थे। दूसरा देंगे काली मिट्टी का परत, काली मिट्टी का परत ये लोग लगाते थे, जो कि ये भी ओमान से ही आता था। ये काली मिट्टी की परत काफ़ी उपयोगी थी, ये उस वस्तु में रिसाव को रोकता था, रिसने नहीं देता था। कोई द्रव पदार्थ उसमें रखेंगे तो वो रिसने नहीं देता था, इसलिए काली मिट्टी की परत लगाते थे उस पर। उस समय एक पंछी का नाम आता है हजा पंछी। कहा जाता है कि ये पंछी संभवतः मोर रही होंगी, जो आज पिकॉक बोलते हैं वो मोर रही होंगी, संभवतः उसे उस समय हाजा पंछी के नाम से भी लोग जानते थे। आगे देखेंगे ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया, यहाँ से जो व्यापारिक कामकाज होते थे यानी कि ट्रांसपोर्टिंग होते थे, तो इसका मुख्य चीज़ था समुद्रिक मार्ग। समुद्रिक मार्ग से होते थे। समुद्रिक मार्ग होने के कारण एक लेख आता है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ मेलुहा लेख। मेलुहा लेख में इसको मेसोपोटामिया को नाविकों का देश कहा गया है। बार बार क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे मेलुहा जो है ये मेसोपोटामिया यानी कि ये नाविकों का देश के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे देखेंगे मोहर पर, उस समय जो भी मोहर हम लोग को मिले, जो भी मोहर रही होंगी उस समय, उस मोहरों पर हमें जहाज, नाव इत्यादि का फोटो, चित्र उकेरा हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने लोग जितने भी ये पॉइंट पढ़े इसकी बहुत एक खास अहमियत रही होंगी उस समय। हम लोग तो इतनी आसानी से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन अगर गहराई तक जाएंगे तो शिल्पकारी की व्यवस्था जो थी, आप सोच सकते हैं कि पत्थरों को तराशना, उसका एक आकार देना और उसे सुशोभित करना काफ़ी आकर्षण का विषय रहा होगा उस समय भी। आपको सोच के ऐसा लग रहा होगा, चूँकि 5000 साल पुराने की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय ये व्यवस्था कितनी अच्छी रही होंगी। आभूषण हम लोग बनाते थे, शंख को आकार देते थे, जो आजकल हम लोग शंख देते हैं, शंखों को आकार देते थे। और जो भी वस्तुएं बनती थी उसके जो कचड़े होते थे, छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे मान लीजिए मनके हो गया, शंख हो गया, इसकी कटाई जो भी छोटे छोटे टुकड़े होते थे तो उसका भी वो लोग उपयोग करते थे। जैसे उससे कोई वस्तु अलग की कोई वस्तु, छोटी वस्तु बन गए, उसे बना लेते थे, अन्यथा वो कचड़े के रूप में उसे छोड़ देते थे। आगे देखेंगे धातु के रूप में कांसा से तो भली भांति परिचित थे वो लोग। सोना, चूँकि दुर्लभ आभूषण के रूप में जाना जाता है, उस समय मौजूद थे। लोथल में जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल हो गया, ये मालवाहक के लिए यानी कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक बार झट से हम लोग रिविजन कर लेते हैं। पत्थर, लकड़ी तथा धातु जो था वो बाहरी क्षेत्र से मंगाते थे, लेकिन जो मिट्टी थी वो स्थानीय क्षेत्रों से वो लोग उपयोग करते थे।
आके देखेंगे हम लोग नदी मार्ग, तटीय मार्ग का उपयोग लोग करते थे व्यापार के रूप में, यानी माल को ले जाना और ले आना, इसके लिए वो लोग नदी तथा तटों का उपयोग किया करते थे। उन लोगों को आकर्षित देश के रूप में हम लोग देखेंगे तो तांबा के लिए ओमान जो देश था वो काफ़ी फेमस था। तांबा के लिए ओमान जो था उस समय काफ़ी फेमस रहा होगा, इससे साक्ष्य मिलता है। और दूसरा चीज मेसोपोटामिया, जिसे नाविकों का देश कहा गया, ये लेख में मिला हुआ बेलुगा जो लेख है उसमें ये चीज कहा गया है। अब हम लोग फिर अगला वीडियो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।